हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी की मास्टर क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं और अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 क्लासेस देख ली हैं। इस सीरीज का एम मैंने पहले भी आपको बताया कि 110 प्लस मार्क्स आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी मेंस 2026 में। उसके रिगार्डिंग हम पूरा एफर्ट्स हमारी तरफ से लगा रहे हैं। पूरी महाकाल आईएएस की टीम और मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट यहाँ पर ला रहे हैं। सो आपका बस एक ही ड्यूटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आंसर राइटिंग भी पैरेलली हम लोगों की चल रही है। जैसे फंडामेंटल राइट की बात करूं तो कल मैं आर्टिकल 12 पर आज मैंने क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को। आप उसका कमेंट में या व्हाट्सएप में जहां भी आप उचित समझें मुझे उसका आंसर लिख के बताएंगे। आज सेपरेशन ऑफ पावर की आंसर राइटिंग मैंने लाइव की थी, यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोडेड हो चुका है। कल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर मैंने की थी। सो बेसिकली आंसर राइटिंग को भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे जो फियर आंसर राइटिंग का आपके अंदर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आज का जो सेशन है बेसिकली इसमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा आज जो है कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरी है जिसको आज हमें कवर करना है। बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। बाकी आर्टिकल 13 के बाद के जो जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, इतने फट्स हमारे नहीं लगेंगे। बट हाँ, अभी 15 से 20 मिनट आने वाले आप पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पर रखेंगे और नोट्स जितने भी होंगे वो सारे नोट्स मैं आप लोगों को डिक्टेट करा दूंगा। सो नोट्स की चिंता आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों का बस एक ही मकसद रहेगा कि जो भी यहाँ पर डिलीवर हो रहा है कंटेंट, आप सिर्फ इस कंटेंट को अच्छे से समझेंगे और ग्रास्प करेंगे चीज़ों को। बाकी नोट्स सेशन जैसे खत्म होगा मैं पूरे डिक्टेट कराकर ही बंद करूँगा लेक्चर। इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो आर्टिकल 13 के मूलभूत ढांचे को हम समझें, मूलभूत बातों को हम समझें, तो इस बात को हमें समझना होगा कि आर्टिकल 13 में इस बात को बोला गया कि वो समस्त लॉ, वो सारे लॉ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो लॉ हैं जो 26 जनवरी 1950 के पहले थे, राइट। तो वो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। यानी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जो लॉ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो संविधान बनने के पहले, संविधान लागू होने के पहले जितने भी समस्त लॉ हैं वो अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में मेंशन है, जो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी करते हैं, फंडामेंटल राइट को कर्ब करते हैं, फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हैं, तो वो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड हो जाएंगे। पहली बात तो है। दूसरी बात, जितने भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, यानी 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद के जितने भी लॉ हैं, वो अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को कर्ब करते हैं, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, तो वो सारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहीं ना कहीं जो कंट्रावीन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, वो भी वॉइड करार दिए जाएंगे। एक बड़ा अंतर इनकंसिस्टेंट कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इनकंसिस्टेंट वर्ड। क्यों यूज कर रहा हूँ इनकंसिस्टेंट वर्ड? क्योंकि जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जब वो आए तो उनको नहीं पता था कि देश आज़ाद होगा और फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट की भी बात चढ़ेगी। सो उसके लिए हमने यूज करा है वर्ड इनकंसिस्टेंट। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं वो तो संविधान बनने के बाद बने हैं सारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो तब तो पता है भाई हमको कि फंडामेंटल राइट को भी कर्ब नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल राइट का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज करा दैट इज कंट्रावीन। तो ये बहुत हाई लेवल की थिंकिंग है। इतना अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बट मेरा तो यही रहता है कि भाई एक स्कॉलर ने ये बात बोली थी, जब और हायर स्टडी में आप जाएंगे और बुक्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। सो मेरा तो ये मकसद रहता है कि जो भी टॉप से टॉप नोच कंटेंट है वो मैं आप लोगों के लिए डिलीवर करूँ। सो मैं इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी तरीके की। सो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें आप, बस ये मेरे लिए आप कर सकते हैं। बाकी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ।
सो आर्टिकल 13 में दो बातों को मैंने आपको बताया, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आज थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा हाई आपको। मैंने इतनी सी बात बोली कि जितने भी लॉ हैं जो 26 जनवरी 1950 के पहले थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जितने भी हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ छिड़खानी करते हैं, उसका वायोलेशन होता है, तो वो सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड करार दिए जाएंगे। और अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद के जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं वो किसी भी तरीके से कंट्रावीन करते हैं किसी फंडामेंटल राइट को, तो उनको भी वॉइड करार दे दिया जाएगा। अब इसके बाद हम हमारे डिबेट को बढ़ाते हैं आगे। जब भी कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो पूरे के पूरे लॉ को हम जो है नल एंड वॉइड करार नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को, उस सेक्शन को हम नल एंड वॉइड करार देते हैं। जैसे सेक्शन 497 जैसा हम जानते हैं जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें एडल्ट्री को पहले क्राइम माना जाता था, बट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि एडल्ट्री क्राइम नहीं है, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया। वुमेन के जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक बोला कि वुमेन जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड बोलेगा कि आप किसी अदर मेल के साथ सेक्सुअल आपके जो रिलेशन वो बना सकती हैं तो बनाइए, और अगर मना करेगा हस्बैंड की मत बनाइए तो ना बनाए, वो ऐसा नहीं होगा। ये वुमेन की इच्छा, वुमेन की डिजायर पर होगा। और यहीं से मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट किस तरीके से प्रिवेल हुआ ओवर सोशल मोरालिटी। सो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि सेक्शन 497 आईपीसी का जो है उसको कहीं ना कहीं इलीगल डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, पूरी आईपीसी को नहीं। सो जैसे आपकी मान लीजिए फिंगर है और फिंगर में थोड़ा सा कट लग गया, मान लीजिए पक गया तो आपको काटना पड़ा, मान लीजिए गोली लग गई, कुछ भी हो गया। सो आप सिर्फ इतनी फिंगर को काटेंगे, पूरा पूरा हाथ तो नहीं काट देंगे ना उस व्यक्ति का। सो कहने का मतलब है कि सिर्फ उस पार्ट की बात होती है, उस सेक्शन की बात होती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, अगर वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी वायोलेशन करता है तो वो पर्टिकुलर लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो अच्छी बात है। अब जैसे जैसे आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश के हालात बहुत ही खराब थे, पॉवर्टी अपने चरम पर थी, गरीबी अपने चरम पर थी, और जो भी संसाधन थे वो हम जुटा नहीं पा रहे थे देश के लिए अच्छे तरीके से। एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं बहुत लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। सो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू लगातार रिफॉर्म कर रहे थे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। सो लगातार ही वो रिफॉर्म कर रहे थे। रिफॉर्म ऐसे कर रहे थे कि जमींदारी को अबॉलिशन कर रहे थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे लैंड को लेकर जो भी छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे लोग थे जिनके पास पीजेंट्स थे, उनको वापस दिलाया जा रहा था उनका लैंड। और बड़े बड़े जमींदार से लैंड लेकर जो है कहीं ना कहीं आगे इंदिरा गांधी ने भी लैंड सीलिंग का कंसेप्ट लाकर जो भी गरीब लोग हैं उनको दिया, जो भी बड़े बड़े लोगों से लैंड लिया और उसको डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सभी मेजर्स ले रहे थे। और कहीं ना कहीं जो है एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जैसा कि हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने विजिट भी किया था सोवियत यूनियन को, रशिया आज हो गई, तो वहाँ से वो सीख के आए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी इंडिया में। और कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है इंडिया में फॉलो किया गया। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो थी ब्रिटिश के टाइम पर, उसको पूरी तरीके से रिमूव करने की प्रोसेस चालू हो गई। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी बस जस्ट एक बेसिक रेफरेंस में दे रहा हूँ कि किस तरीके से आर्टिकल 38 भी इस बात का जिक्र करता है कि हमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। इनकम में जो भी इनकम में इनइक्वालिटी है, रिच पुअर का जो गैप है उसको हमें कम करना है। आर्टिकल 39 से बात करता है कि वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलती है कि 53% जो भी इनकम का है या रिसोर्सेज का है वर्ल्ड के, वो सिर्फ रिच लोगों के हाथ में है। इस वजह से पॉवर्टी का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप लोग जानते हैं कि आज 27% लोग भी एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये बताता है कि 27% लोग भी पुअर हैं, जबकि 80 करोड़ लोग ऑलरेडी राशन शॉप से जो है व्हीट राइस प्रोक्योर कर रहे हैं उसके बाद भी। तो समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है हमारी इंडिया में। सो
इस तरीके के मेजर्स लगातार जवाहरलाल नेहरू ले रहे थे। जमींदारी का अबॉलिशन करने की तैयारी थी और जुडिशियल रिव्यू का मतलब जुडिशियल रिव्यू ना लगे, कोई भी अगर कोर्ट को अप्रोच करता है, जब जमींदार कोर्ट को अप्रोच करता है और बोलता है कि मेरे राइट का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, सो जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में बोला कि हम जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम ला रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? इसको 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा मतलब दोनों हाउस से पास करना होता है। वो आगे के डिस्कशन में जब पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे तो हम उस समय समझेंगे। अभी आप बस इतना समझें कि ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, बस इतनी सी बात। सो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि भाई हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं और इस एक्ट में कुछ उन्होंने बातें बताई। पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो भी लॉ जमींदारी अबॉलिशन का एक्ट हम ला रहे हैं सो इसको 9th शेड्यूल में रखा जाएगा। अगर किसी चीज़ को 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो फिर उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता। ये बात अलग है कि IR कोयलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो समस्त लॉ जो 1973 के बाद वाले 1973 के बाद वाले जितने भी लॉ हैं उन सब पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। 1973 के पहले जितने भी लॉ हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो 9th शेड्यूल में अगर आप रख भी रहे हैं तो 1973 के बाद पर तो जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा। सो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा 9th शेड्यूल में लॉ को जिनको पुट कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जमींदार अबॉलिशन और के लिए हम लॉ ला रहे हैं। तीसरी बात, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, कोई प्राइवेट है तो वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए हम जो है उनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आगे इंदिरा गांधी ने भी करा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की हम बात करें, बैंक को नेशनलाइज किया गया। ट्राइबल पर्स का जो है बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे, रूलर्स थे, उनको जो भी पेंशन वगैरह मिलती थी उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। गरीबी हटाओ आंदोलन जो चलाया उन्होंने। सो इस तरीके से सोशलिस्ट मेजर्स जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी दोनों के थे। सो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें आर्टिकल 31A और 31B को भी इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 31A बोलता है कि किसी भी तरीके से जो है कोई भी स्टेट वगैरह है, कोई भी कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट बॉडी, तो उसको हम अबॉलिश भी कर सकते हैं। और यहाँ तक बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि कोई भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सॉरी, आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 19, 21 हटा दीजिए आप, 21 नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ये कहते हुए कि मेरे फंडामेंटल राइट कर्व हो रहे हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन है वेल्थ का उसको हमें रिमूव करना है, रिच और पुअर का जो गैप है उसको हमें कम करना है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को हमें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, जिससे पॉवर्टी के जो रूट जम चुके हैं उन रूट्स को उखाड़ के हमें फेंक देना है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें जब करी जवाहरलाल नेहरू ने, तो हुआ क्या कि भाई जब लैंड रिफॉर्म एक बड़े लेवल पर चलने लगे, जो भी गैप है रिच और पुअर का उसको कम करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो एक शंकरी प्रसाद केस सामने आया। कहानी के रूप में पूरा समझा दे रहा हूँ मैं आपको, डिक्टेट फिर कराऊंगा। सो शंकरी प्रसाद केस बेसिकली इस बात को लेकर था कि शंकरी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शंकरी प्रसाद जी बोले कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, मेरी जो भी जमींदारी राइट्स थे, मेरे पास जो भी लैंड था उसको छीना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि भाई ये जो छीना जा रहा है आपका लैंड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू छीना जा रहा है, किसी ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू नहीं। अगर किसी ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू छीना जाता आपका लैंड या जमींदारी राइट, तो हम जो है पूरी तरीके से आपके फेवर में जजमेंट देते, आपकी पूरी हेल्प करते। बट चूंकि ये आपके जो जमींदारी राइट्स या लैंड रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए जा रहे हैं, सो आपका फंडामेंटल राइट कहीं से कहीं कर्व नहीं हो रहा। सो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को कर्व करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट वायोलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, दिस यू नीड टू कीप इन अ माइंड कि ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट वायोलेट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन इजीली वायोलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो इस तरीके से शंकरी प्रसाद केस सामने आया। फिर कुछ दिन बाद जब बड़े लेवल पर लैंड रिफॉर्म होने लगे तो सज्जन सिंह का केस भी सामने आया देखने के लिए। सज्जन सिंह केस में भी लार्ज लेवल पर जो है लैंड रिफॉर्म हो रहे थे, तो सज्जन सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो सज्जन सिंह के केस में भी ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के फेवर में, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके फेवर में जजमेंट दिया,
बट कहीं ना कहीं एक शेडो कास्ट हुई, कहीं ना कहीं एक डाउट हुआ गवर्नमेंट की इस अनलिमिटेड पावर पर। ओबिटर डिक्टम बोला जाता है इसको, ओबिटर डिक्टम, कि कहीं ना कहीं जो अनलिमिटेड पावर था गवर्नमेंट का, जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म किए जा रहे थे एक बड़े लेवल पर, तो एक शेडो कास्ट हुई। और केशव नंदा भारती के, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसके शीट भी कहीं ना कहीं जो बीज थे वो बो दिए गए थे किसमें, सज्जन सिंह केस में। तो सज्जन सिंह केस में जब गया लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है गवर्नमेंट, ठीक है पार्लियामेंट, आपके जो भी आपने अमेंडमेंट किया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, हम उस बात को मान रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक शैडो कास्ट की एक डाउट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया। जो जस्टिस मुदलकर थे, कहीं ना कहीं उन्होंने शैडो को कास्ट किया और एक डाउट हुआ गवर्नमेंट के अनलिमिटेड पावर को लेके कि गवर्नमेंट का जो अनलिमिटेड पावर कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो सज्जन सिंह केस में जब ये कहानी हुई तो फिर आगे फर्दर केस गया गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई चाहे हो कोई ऑर्डिनरी लॉ, चाहे हो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों ही लॉ किसी भी तरीके से किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को कर्व नहीं कर पाएंगे। सो गोलकनाथ केस में इस बात का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ऑर्डिनरी जो लॉ है, दोनों ही किसी भी तरीके से सिटीजन के जो मौलिक कर्तव्य हैं, सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट हैं, उनको कर्व नहीं किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तनातनी चलने लगी। अब ये जो है चूहा बिल्ली का खेल जैसा होने लगा, एक रेड रेस होने लगी, और एक कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि एक लड़ाई होने लगी दो तरफ से, दो पहलवानों के बीच। एक पहलवान है सुप्रीम कोर्ट, एक पहलवान है आपका पार्लियामेंट। तो जब गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ना तो ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसी भी तरीके से आप सिटीजन के फंडामेंटल राइट को कर्व नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट को गुस्सा आया, गवर्नमेंट को गुस्सा आया। गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को लेकर आ गए, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को लेकर आ गए, और उसमें आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया, जिसमें इस बात को बोला कि पार्लियामेंट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 टू अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से छीना नहीं जा सकता। जब ये बात हुई तो फिर इस चीज़ को चैलेंज किया गया केशव नंदा भारती केस में, वो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, और जो मठ के जो मठाधीश थे उनके राइट्स को, लैंड रिफॉर्म को लेके, जो केशव नंदा जी थे, महाराज थे, सो किसी टेम्पल वगैरह की पुजारी थी, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म चल रहे थे, तो उनसे छीन कर गरीबों में बांट रही थी सरकार उस प्रॉपर्टी को। सो उसके रिगार्डिंग जब केशव नंदा भारती ने भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया, सो केशव नंदा भारती केस में अब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से तनातनी चल रही है गवर्नमेंट की, और कहीं ना कहीं कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट अपनी मनमानी करी, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 को ऐड कर दिया, 368 में बोल दिया गया कि नहीं, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। सो अब केशव नंदा भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, जो भी आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पिलर हैं, और इस पिलर पे एडिफाइस जो है, ये पूरी बिल्डिंग कहना चाहिए कि पिलर के सपोर्ट पर ही खड़ी है। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिस तरीके से एक बिल्डिंग के जो पिलर हैं, उस पिलर पे पूरा छत जो डला है, पिलर को अगर आप मारेंगे ठोकेंगे यहाँ पर हथौड़े से, पूरी दीवार गिर, पूरा छत गिर जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऑर्डिनरी लॉ वायोलेट करें, सिटीजन के फंडामेंटल राइट वायोलेट करें, जो मर्जी है वो करें, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, उसको किसी भी तरीके से आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट बोलता है कि हम क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो उसके पास भी तो अनलिमिटेड पावर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क देते हुए कहा, आर्गूमेंट देते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान को बनाया, और उस संविधान से ही पार्लियामेंट, आप तो पार्लियामेंट हो और आप उस संविधान से ही कहीं ना कहीं पावर को ड्राइव कर रहे हो। सो आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास तो अनलिमिटेड पावर है, बट आपके पास अनलिमिटेड पावर कहीं से कहीं तक नहीं है। आपको एक सीमित दायरे के अंदर ही जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और ऐसे रूल बनाना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है
उसका हनन ना हो। और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच 7:6, टोटल 13 जज इसमें बैठे थे, 7 जज एक तरफ थे और 6 जज एक तरफ थे, मेजोरिटी में 7 जज थे। सो 7:6 की मेजोरिटी से जजमेंट पास हुआ और इस बात का जिक्र हुआ कि गवर्नमेंट कोई भी नियम बना रही है, कोई भी कानून बना रही है, कोई भी लॉ बना रही है, सो ऑर्डिनरी राइट्स या फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के कर सकती है, वो अमेंड कर सकती है। उसके पास संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पूरा पावर है। बट इस बात को ध्यान में रखना होगा गवर्नमेंट को कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये संविधान में तो मेंशन नहीं है, बट कुछ बातें हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट, फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये सारी किस चीज़ के दायरे में आती हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा टाइम टू टाइम। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों के बीच में एक सामंजस्य भी हो, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, कंफ्लिक्ट ना हो किसी भी तरीके का, सामंजस्य बैठे, तो ये बात भी कहाँ बोली गई है, ये बात भी बेसिक स्ट्रक्चर में बोली गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगी। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से केशवानंद भारती केस का जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बट गवर्नमेंट के बारे में ना माने क्या चल रहा है, क्या उसकी सोच थी गवर्नमेंट की कि लगातार बस वो अपने चलाने पर उतरी थी कि नहीं, जो मैं कहूँगा आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ये वाला परसेप्शन चल रहा था। और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लगातार बहुत तनातनी चल रही थी। गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने पर तुली थी, तो गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी करते हुए आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 को इंसर्ट किया और बोला कि नहीं, हमारे पास तो अनलिमिटेड पावर है, हमारे मन में जो आएगा हम वो कर सकते हैं, हम अनलिमिटेड पावर के थ्रू कर सकते हैं सिटीजन के राइट। सो मिनर्वा मिल केस में 1980 में फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया गवर्नमेंट के इस आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 को, और बोला कि नहीं, आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको फॉलो हर हाल में लेटर एंड स्पिरिट में करना ही होगा। आप अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड कर दें, आप चाहें तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दें, बट किसी भी उस पर किसी भी तरीके से आप जो है सिटीजन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप कहीं से कहीं तक भी अमेंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है तनातनी फिर खत्म हुई और मिनर्वा मिल केस से लेकर अभी तक 2025 चल रहा है, ये तनातनी पूरी तरीके से समाप्त हो गई और फिर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और मानना पड़ा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात को। और अब जब भी कभी कुछ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को लेकर था कि भाई कलीजियम सिस्टम ना फॉलो करें, प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, CGI वगैरह, ये 3 लोग मिलकर कर दें। तो इसको भी नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं वायोलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ही बेसिकली फाइनल अथॉरिटी है इस बात को डिसाइड करने की कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट उसमें ऐड ऑन करते जाता है। सो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बहुत सारे केसेस हैं, जैसे केशवानंद भारती केस है, उसमें सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। भीमराव जी केस है, उसमें अलग बात मेंशन है भीमाजी राव केस में। सो एस संपत कुमार केस में कुछ अलग बात है, तो वो सारी मैं आपको नोट करा दूंगा, अभी पूरा डिक्टेशन वाला पार्ट करा देता हूँ। सो जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब समय आ गया है नोट्स बनाने का, तो नोट्स मेरे नोट्स में मैं देख ले रहा हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा आपका कहीं से कहीं तक, पूरा पार्ट में अच्छे से डिक्टेट करा रहा हूँ आपको और नोट्स में दे रहा हूँ, ठीक है। सो हेडिंग आप लोग डाल लेंगे आर्टिकल 13, और सबसे पहले तो आप वही चीज़ लिखेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ that are inconsistent with fundamental right shall be void। और सेकंड चीज आप लिखेंगे कि जितने भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, ऑल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ that contravene
all constitutional law that contravene की spelling है CONTRAVENE, that contravene fundamental right shall be void. तो ये आपने अच्छे तरीके से लिख लिया होगा। अब इसके बाद आगे आप लिखेंगे कि द टर्म लॉ in article 13 was to be interpreted in the landmark Shankari Prasad case. Apex court gave prominence to fundamental right over DPSP जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, but it ruled that term law in article 13 only means ordinary law. No law can violate fundamental right full stop के बाद लगेंगे insurgency case 1965 apex court in its observation cast doubt on unlimited power of parliament to amend the constitution. This is nearly an observation that is obiter dictum OBITER DICTUM dictum। और ओबिटर डिक्टम का बाद आता है ऑब्जर्वेशन, ये बाइंडिंग नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, राइट। फिर आप लिखेंगे कि पार्लियामेंट अमेंडेड आर्टिकल 13 थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 and inserted article 13 subclause 4 wherein amendment of constitution under article 368 shall not be restricted by article 13 full stop। 24th constitutional amendment act was challenged before Supreme Court in Keshavananda Bharati versus State of Kerala case। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि supremacy of constitution is first important basic structure। The apex court upheld the constitutionality of 24th Constitutional Amendment Act 1971. The term law in Article 13 means ordinary law, but not constitutional amendment. The power of Parliament to amend Constitution does include power to amend fundamental right, as long as it is not diluting the basic structure of Constitution. Full stop. The basic structure doctrine is purely judicial innovation and not explicitly mentioned in Constitution. Basic structure doctrine is organic one and it has evolved through various pronouncement. The Parliament through 42nd Constitutional Amendment Act tried to overturn Keshavananda Bharati case by inserting provision in Article 368. 42nd Amendment inserted subclause 4 and subclause 5। इस तरीके से subclause 4 इस तरीके से subclause 5 आप लिखेंगे, राइट। subclause 4 and subclause 5 in Article 368 to give unlimited power to Parliament so as to amend the Constitution and also exempting such amendment from judicial review. Clause 4 and Clause 5
clause 4 and clause 5 inserted by 42nd amendment was declared unconstitutional by Supreme Court in Minerva Mill Minerva Mill Limited case 1980। अब इसके बाद मैं जो बता रहा था आपको वेरियस केस, तो पहली हेडिंग डालना आप केशव नंदा भारती केस और उसको ब्रैकेट में पुट कर लेंगे सभी। इस केशव नंदा भारती केस में आप लिखेंगे पहला सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, दूसरा लिखना सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा लिख लेना सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, चौथा लिखना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा, सोवरेनिटी यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। फिर लिखना मिनर्वा मिल केस को इसी तरीके से बॉक्स में पुट कर लेना। उसमें सामने लिखना कि जुडिशियल रिव्यू हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फिर आप लिखेंगे भीम सिंह जी केस, भीम सिंह जी केस, उसको ब्रैकेट में आप पूरा अच्छे से बॉक्स में पुट कर लेना। उसके सामने लिखना वेलफेयर स्टेट प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। फिर लिखना एसपी संपत कुमार केस, और इसमें के सामने लिखना कि रूल ऑफ लॉ। फिर लिखना एसआर बोमाई केस, इसके सामने लिखना सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म। फिर लिखना एम नागराज केस, फिर लिखना रिजर्वेशन से रिलेटेड है, हम आगे देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एम नागराज केस के सामने लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। फिर लिखना कियोतो होलोवन केस, कियोतो होलोवन होलोवन केस, इसको लिखना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब आप हेडिंग डालना, इतना लिखने के बाद लिख लिया होगा आपने। अब वीडियो में दोबारा देखना, सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को पूरी आ जाएगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9340786461 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और जो भी मेंस आंसर राइटिंग के भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो वो भी लगातार आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। और नहीं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे 9340786461 पर आप टाइप करके पूरा अच्छे से लिख कर एक पेज में मुझे भेज सकते हैं। अब हम अगला कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस करें इस बेसिक स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले इसके प्रो देखते हैं और कॉन्स देखते हैं। प्रो में पॉजिटिव बात करेंगे, कॉन्स में नेगेटिव बात। पहली बात तो है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर रहता है तो गवर्नमेंट के जो भी अनलिमिटेड पावर है उस पर एक लगाम लगाता है। और दूसरी बात है कि ये बात तो सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट है सिटीजन के, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला आप लिखना प्रो में कि प्रोटेक्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा जो है संविधान की आत्मा, उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रोटेक्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली लिबरल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट by protecting fundamental right which are part of basic structure. Second point लिखना, it promotes ideals and soul of constitution. तीसरा पॉइंट लिखना, it maintains supremacy of constitution and avoid arbitrariness. फिर लिखना चौथा, it strengthens separation of power and doctrine achieved as balance between judiciary and legislature. फिर challenges लिखना कि भाई इसके कौन क्या हैं। पहला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, so devoid of constitutional mention. सेकंड पॉइंट लिखना, it is a
इट इज अ डॉक्ट्राइन विच इज वैग्यू, वैग्यू है VAGUE, वैग्यू, एंड subject to different interpretation, thereby promoting judicial supremacy. तीसरा पॉइंट लिखना कि द डॉक्ट्राइन also promote judicial supremacy, whereby judiciary may eventually evolve as third law making chamber. जुडिशरी एक थर्ड लॉ मेकिंग चैम्बर है, और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, उनने भी एक बात का जिक्र किया था कि जब भी हम कभी जुडिशियल रिव्यू को अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का छोटा सा फॉर्म में, एक स्मॉल फॉर्म में एक लेजिस्लेटिव पावर भी हम भी कहीं ना कहीं अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू परफॉर्म करते समय। फिर आप लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन सिंपल टर्म इज अ लीगल डॉक्ट्राइन। Basic structure doctrine in simple term is a legal doctrine which try to curb the constituent power of parliament in amending the constitution so as to maintain constitutional supremacy. It tries to achieve a synthesis between judicial supremacy and parliamentary sovereignty, and thereby has lead to preserve ideals of constitution. So basically इस तरीके से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बात थी आर्टिकल 13 के अंदर वो मैंने पूरी आपको बता दी है। अब इसकी आपको क्या करना है, तो समरी बनाना है। समरी बनाना है। समरी कैसे बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट शैल बी वर्ड आप लिख लेना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। 9 समरी बना रहे हैं बेसिकली हम। तो एक पेज मैंने पहले बोला है कि रजिस्टर लेना है 500 पेज वाला, पूरा लेक्चर जो कुछ मैं डिक्टेट कराता हूँ उसको पूरा लिखना है। उसके बाद 1-2 पेज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जब भी कुछ आएगा मुद्दा तो उसके रिगार्डिंग में लेक्चर लेके आऊँगा, तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। और दूसरा है कि जितने भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ऑल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट कंट्रावीन फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। बहुत शॉर्ट लिखना है आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे आप शंकरी प्रसाद केस, और शंकरी प्रसाद के सामने लिख फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, एंड डीपीएसपी के ऊपर फंडामेंटल राइट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिंपल लिख लेना कि ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट कर्ब एफआर बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन। इससे आपको दिमाग में याद रहेगा कि ऑर्डिनरी लॉ फंडामेंटल राइट को कर्ब नहीं कर सकता, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकता है। फिर चौथा लिखना संपत कुमार केस, संपत कुमार, और इसके सामने लिख लेना कि सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट शेडो या जस्टिस मुदुलकर को लिख लेना सिंपल, जस्टिस मुदुलकर बार ऑफ ओपाइन दैट कास्ट शेडो ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट और फ्रीड ऑफ केशवानंद भारती के पास शोन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार जब इस चीज़ को समरी को रिवाइज करेंगे तो पूरा जो कुछ भी आर्टिकल 13 के अंदर वो सारा दिमाग में फिट बैठ जाएगा। अरे भाई आप पढ़े भूले ही चलते रहे। फिर 5वां पॉइंट लिखना, उसमें लिख लेना आप कौन सा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके सामने लिख लेना कि ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोथ कैन नॉट कंट्रावीन फंडामेंटल राइट। ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों ही जो है फंडामेंटल राइट को कर्ब नहीं कर सकते, ये लिख लेंगे। फिर छठा लिखना कि किस तरीके से जो है पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 को लाके अमेंडिंग बताया कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू 13 सब क्लॉज 4 लेके आई कौन, पार्लियामेंट, और अनलिमिटेड पावर का जिक्र करा। फिर 7वां पॉइंट लिखना केशवानंद भारती केस किस तरीके से आया, और उसने बोला 7:6 की मेजोरिटी से कि बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंड ना हो। ये 7वां पॉइंट लिखने के बाद 8वां पॉइंट जो आपके शॉर्ट समरी में होना चाहिए वो होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 में फिर से बोला कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। तो मिनरवा मिल केस 1980 फिर हुआ, तनातनी दोनों के बीच में चली, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में।
और मैंने बल्कि इसमें बोला कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का नाम ना हो। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको बताया। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं जैसे एसपी संपत कुमार किसमें क्या बोला, भीमा जी किसमें क्या बोला, उसकी शॉर्ट समरी आप एक लाइन बना सकते हैं। किसान नंदा की लाइन बता सकते हैं कि सोवरेनिटी यूनिटी इंडिया को प्रिजर्व करना है, जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो प्रिजर्व रहे, राइट। तो इस तरीके से बेसिक और बेसिक स्ट्रक्चर के समरी बना लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इससे लिबर्टी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट प्रिजर्व होते हैं। तो इस तरीके से पूरा आपको मैंने बता दिया, समरी भी बनवा दिया आपको और पूरा बता दिया। अब जो मैं लगातार ही कर रहा हूँ वो थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ लॉ, रूल्स, नियम कानून का सेट है संविधान। और जब ये संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसको पार्ट, क्योंकि बल्कि डॉक्यूमेंट था तो पार्ट में डिवाइड करना था, बहुत सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट आर्टिकल में डिवाइड हुए फर्क। बार बार इसलिए मगर करा रहा हूँ जिससे आप कुछ कुछ चीज़ें रटते चलें। तो मैंने बताया था कि पार्ट 1 में क्या है, आप भी जब सेशन ही पूरा हो जाएगा कमेंट में लिखना कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप अगर देखें बुक से रिकॉल करने की कोशिश करना और लिखना कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, कौन कौन से आर्टिकल मेंशन है। तो पार्ट 1 में बेसिकली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, इसको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है, FR, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है। पार्ट 4 में DPS राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 है। पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी है। और पार्ट 5 में आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी हम यही यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट है, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। पार्ट 9 थे पंचायत, म्यूनिसिपालिटी। पार्ट 10 में जो भी है अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, वो सब अभी नहीं, अभी हम बस पार्ट 5 तक पूरा पूरा रटवा रहा हूँ बार बार। जब इस पर मास्टरी हो जाएगी तो पार्ट 6 से आगे का रटवाऊंगा आपको। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अब आपको जो करना है वो करना है कि मॉर्निंग में भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसको मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ आंसर राइटिंग का। सो बेसिकली जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 12 मीन टू यू एंड आल्सो डिस्कस विद केस लॉ। आर्टिकल 12 से आप क्या समझते हैं और क्या क्या केस लॉ है, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है। सो आपको A4 शीट पर भी आप पूरा लिखना है इसका आंसर, और व्हाट्सअप नंबर दे दिया, उस पर व्हाट्सअप कर देना, या फिर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे आप 4-5 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे इससे रिगार्डिंग वो बता सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी केस लॉ के साथ चाहे उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, उससे रिलेटेड भी आप कमेंट सेक्शन में सब मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल 13 को बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा समझ लिया है। अब आने वाले टाइम में हम आर्टिकल 14 कल लाएंगे, उस पर लेक्चर, आर्टिकल 15, इस तरीके से अभी थोड़ा चलेगा, ये लंबा चलेगा थोड़ा। फंडामेंटल राइट, इसके बाद हम DPSP का कंप्लीट कवर करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी कवर करेंगे, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पूरा पार्ट आएगा। तो आपको बस अभी करना है कि बार बार रिवाइज करना है, 2-3 बार। जो शॉर्ट समरी मैंने बनाई इस तरीके से आपको बनाना है, शॉर्ट समरी को बार बार रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसका आंसर लिखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। टॉपर्स को भी विजन IAS किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छी चीज़ें को बताना पड़ेगी कि विजन IAS है, GS स्कोर है, और जो भी आपको लगे यहाँ से फॉर्म IAS है वहाँ से टॉपर्स को भी निकालो। पॉलिटी का जो सेक्शन हमारा चल रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन निकालो, अभी तक हम जो पढ़ते जा रहे हैं उसके निकालो। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के वो निकालो, खुद से लिखने की कोशिश करो, टॉपर से मैच करो, इस चीज़ को कंटिन्यू करते चलो। बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपकी जो है जनवरी तक, 15 जनवरी के पहले पहले पूरी मेंस को हमें ख़त्म करना है। ऑप्शनल, ऐसे एथिक्स, GS2, GS4, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि GS2 पूरा, GS2 का मतलब है ये पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, और GS4 एथिक्स पूरा, ऐसे पूरा, ये पूरा आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो भी मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। GS2, GS4 और ऐसे और आपका सोशियोलॉजी, ये पूरा मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी भी, इंटरनल सिक्योरिटी
इसके बाद अगर मुझे टाइम बचता है तो मैं इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर पर भी देखूंगा, वीडियो बनाऊंगा फिर। बट अभी इतना तो मैं 15 जनवरी के पहले सोच रहा हूँ कि ख़त्म कर दूँगा आपका, राइट, जिससे आप अच्छे तरीके से प्रीलिम्स में लग जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बस आप लोगों से तो यही रिक्वेस्ट है हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, मात्र 251 सब्सक्राइबर है हमारे पास, सिर्फ 251 सब्सक्राइबर हैं। आप लोग मेरी हेल्प करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में। और वैसे आपको पता है कि 50 लोग ही हमारे वीडियो को देखते हैं, तो इसमें थोड़ी हेल्प करें कि किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग मीडियम, टेलीग्राम पर और आपका ट्विटर, इन पर आप शेयर करें तो जो व्यू है वो हमारे 1000, 2000, 5000 इतने लोग भी अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। और एज टीचर के लिए आप ये सपोर्ट कर सकते हैं मेरे लिए, और स्टूडेंट के लिए जो मैं अपनी पूरी जी जान लगा रहा हूँ, मैक्सिमम एफर्ट्स जो मैं लगा सकता हूँ, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आप लोगों को देना था वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल दिल्ली से मैच कर सकते हैं, पूरे मेरे नोट्स एकदम टॉप लेवल कंटेंट जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं, पूरा निचोड़ के मैं आपको सामने रख रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। सो बस ये आप पर है कि आप किस तरीके से इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और अभी एक वीडियो मैंने शूट किया है मेंस की क्या स्ट्रेटजी हो अगले 3-2.5 महीने तक, 15 जनवरी तक, उसको भी होप कि आप लोग देख लेंगे। और जो कुछ भी उसमें बताया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें फोकस करना है, सो वो भी आप देखेंगे। और सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप समझें ज़रूर, क्योंकि समय कम है हमारे पास। जो टॉपिक रह भी जाते हैं उनको हम प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे। सो होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल आपसे एक नई वीडियो में जिसमें मैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट अहेड।